हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के जेईई मेन 2025 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आया है 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या था? 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X containing 10% हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस्ड 0.9 ग्राम H2O, मोलर मास ऑफ X इज़। क्वेश्चन हमारा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.01 मोल में हमारा 10% हाइड्रोजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके मोल हमें बता दिए हैं 0.01 मोल है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 10% हाइड्रोजन है। ठीक है, उसका जब हम कंप्लीट कंबशन करते हैं तो हमें 0.9 ग्राम H2O यानी वाटर मिलता है। ठीक है, हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमें नाम नहीं दिया है, इन्होंने इसको लेटर X से डिनोट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम की इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें 10% हाइड्रोजन छुपा है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोल हमें दिया है, मोल कितना है 0.01 मोल। ठीक, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 10% हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब एक बात इन्होंने ये बताई है कि इसका कंप्लीट कंबशन करने पर हमें मिलता है वाटर, और वाटर कितना, तो उसका मास दिया है 0.9 ग्राम। ठीक, अब ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इसकी हेल्प से हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास निकालना है। ठीक है, क्योंकि इस कंपाउंड का नाम तो इन्होंने दिया नहीं है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने डिनोट किया है कैपिटल X से। ठीक, तो इस X कंपाउंड का हमें मोलर मास चाहिए। ठीक, इन्होंने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो दिया है, इस इंफॉर्मेशन से हम मोलर मास तक पहुंच सकते हैं। आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का एक फॉर्मूला देखना होगा। इसके लिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलर मास के टर्म्स में। क्या है फॉर्मूला? वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक, अगर आप इस फॉर्मूले से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन नहीं चाहिए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो इन्होंने खुद बता दिया है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है इसमें, 10% हाइड्रोजन एटम है इसमें। ठीक है, हमें चाहिए मोलर मास, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम मोलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन मोलर मास निकालने के लिए हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, साथ साथ हमें वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल कंपाउंड ये भी चाहिए होगा। अब वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल कंपाउंड हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें उसे निकालना होगा। ठीक, तो हम वेट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाल पाएंगे? हम पहले वाटर के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। जब हम वाटर के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो वाटर के मोल से हम हाइड्रोजन के मोल कैलकुलेट कर पाएंगे, और जब हाइड्रोजन के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे तो हाइड्रोजन के मोल से हम हाइड्रोजन का वेट भी कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए होगा मोल्स ऑफ H2O। अब मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हैं। गिवन मास क्या है? 0.9, ये W की वैल्यू हो गई। मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18, यहाँ से डेसिमल हटेगा 0 आ जाएगा, ये हो गया 9/180। 9 से इसको कैंसिल कर दें, 9 1 जा 9 2 जा और 0 एज इट इज़ रहेगा आपका। तो 1/20 और 1/20 के लिए हमारा आंसर आता है 0.05। ठीक, तो ये किसके मोल कैलकुलेट हुए? ये हुए वाटर के मोल कैलकुलेट। अब हमें चाहिए होंगे हाइड्रोजन के मोल। हाइड्रोजन के मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको ध्यान देना है कि अगर हमारे पास
1 मोल H2O है, 1 मोल H2O, इसको हम ले लेते हैं 1 मोल H2O, ठीक। तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो 1 मोल H2O में 2 मोल H एटम होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। ये आपकी यहाँ पर एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टोइकियोमेट्री होती है, ठीक है। तो अब आपको मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि हमें मोल्स निकालने के लिए 1 मोल वाटर में 2 मोल H के एटम होते हैं। तो यहाँ से भी हम, अगर हमारे पास मोल ऑफ H2O है तो उसका अगर हम डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मोल ऑफ H एटम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मोल्स ऑफ H एटम निकाल लेते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 0.05, 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 0.1, ठीक। ये किसके मोल कैलकुलेट हो गए? ये हमारे हाइड्रोजन के मोल कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अब ये मोल जो हमारे हाइड्रोजन के हैं, ये कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैं? तो 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन के 0.1 मोल हैं, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.01, ये किसके मोल की बात हो रही है? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.01 मोल ऑफ 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें हमारे हाइड्रोजन के मोल हैं 0.1, ठीक। तो ये तो मोल हो गए। अब हमें मोल से मास पर जाना है या वेट पर जाना है, तो वेट कैसे निकल जाएगा हमारा? वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। इसको ध्यान से समझे। हमें अब चाहिए वेट, ठीक है। वेट को हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम मास भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है? आपको वेट निकालना है, ठीक है। आपके पास मोल की वैल्यू है, मोल किसके लेना है? मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के नहीं लेना, मोल हमें लेने हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मोल का इंटू उसके मॉलिक्यूलर मास या उसके एटॉमिक मास से कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन क्योंकि हमारा एक एटम है, तो यहाँ पर m का मतलब होगा m, यहाँ पर एटॉमिक मास होगा, तो हमारा हो जाएगा n इंटू m। और n की वैल्यू हम कौन सी यूज़ करेंगे? तो 0.1 यूज़ करेंगे। 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम की बात हो रही है, उसके मॉलिक्यूल की बात नहीं करना है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने उसका एटॉमिक मास ले लिया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है 0.1 ग्राम, ठीक। अब ये जो मास या ये जो वेट हमने निकाला है, ये वेट हमने निकाला है 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। हमें कितने मोल के लिए चाहिए वेट? तो हमें चाहिए 1 मोल कंपाउंड के लिए हाइड्रोजन एटम का वेट, ठीक है। तो इसको हम अब 1 में कन्वर्ट करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए इसको हमें भेजना होगा डिवाइड में। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो जाएगा आपका 0.1, ठीक है, ये वाला मास। और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? 0.01 से, ठीक है, 0.01 से। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमें एक 0 खुद से लगाना होगा, डेसिमल से हमारा डेसिमल कैंसिल होगा, यहाँ से हमारा आ जाता है 10 ग्राम, ठीक। तो हमने जो वेट हमें चाहिए था कि 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम का कितना वेट है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 10 ग्राम इसका वेट है। अब हम चलते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। तो हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10%, तो इसकी जगह पर तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 10 इक्वल्स टू, हमें चाहिए वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल कंपाउंड। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल कंपाउंड हमने निकाल लिया, जो कि आया है 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मोलर मास को आप x या
m से डिनोट कर सकते हैं। तो m यहाँ पर सूटेबल होगा क्योंकि x ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, तो हम यहाँ पर m यूज़ कर लेते हैं इंटू, और इंटू आ जाएगा हमारा 100। अब हम इस m को ऊपर लेके 10 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका m इक्वल्स टू 10/10 इंटू 100। 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू आ जाती है 100 ग्राम पर मोल। ठीक, तो ये हमारा इस कंपाउंड का मोलर मास रहेगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से मोलर मास कैलकुलेट करना आ गया होगा। उसके लिए हमें वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, क्या बोला मैंने, वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैलकुलेट करना पड़ा। और उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको वाटर के मोल कैलकुलेट करने हैं। वाटर के मोल से आपको हाइड्रोजन एटम के मोल निकालने हैं। हाइड्रोजन एटम के जब मोल आ जाएंगे तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करके आपको उसका वेट निकालना है। लेकिन वो वेट कितने मोल्स के लिए रहेगा, वो रहेगा 0.01 मोल के लिए। हमें 0.01 मोल के लिए वेट नहीं यूज़ करना है, हमें 1 मोल के लिए वेट निकालना था। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, तो हमारा 1 मोल के लिए वेट निकल के आ गया, उसको हमने यहाँ पर पुट किया और उससे हमने मोलर मास निकाल लिया। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था। x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस NaHCO3 रिलीज CO2 डेट ऑक्यूपाइड 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP। क्वेश्चन है कि हमारे पास x ग्राम बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला दोनों डिस्कस कर लें। तो स्ट्रक्चर तो होता है बेंजीन की रिंग और उसके ऊपर COOH ग्रुप। ये कौन सा एसिड है हमारा, बेंजोइक एसिड। ठीक, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो फॉर्मूला होता है C6H5COOH। ठीक है, अब हमने इसको रिएक्ट किया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, और उसका एक्वस सॉल्यूशन था। जब हम उसको ट्रीट करते हैं NaHCO3 से, तो यहाँ से हमारी CO2 गैस बनती है। ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट से जब भी होती है तो सॉल्ट, CO2 और वाटर बनता है। ठीक, तो हमें ये बताना है कि यहाँ से जो CO2 निकली है उसका वॉल्यूम तो इन्होंने दे दिया है 11.2 लीटर STP पर, लेकिन हमें ये पूछा गया है कि बेंजोइक एसिड का मास कितना होगा। तो बेंजोइक एसिड का जो मास है इन्होंने x ग्राम दिया है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारे पास बेंजोइक एसिड है C6H5COOH। इसको क्या बोलेंगे, ये है बेंजोइक एसिड। और हमने बेंजोइक एसिड को रिएक्ट किया है किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही सही है। अब इसको जब हम ट्रीट करते हैं तो क्योंकि ये एक कार्बोनेट है और जब भी कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो सॉल्ट कौन सा बन सकता है, यहाँ से हमारा बन सकता है C6H5COONA। ठीक है, ये H हमारे यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पर Na आ जाएगा, तो हमें पहला कंपाउंड मिलेगा C6H5COONA। इसको बोलते हैं हम सोडियम बेंजोएट प्लस। अब यहाँ से जो H फ्री हुआ है और एक ये वाला H2O हो जाएगा, H2, और यहाँ से एक ऑक्सीजन यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, वाटर, H2O प्लस। अब बचा है हमारे पास कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ से बन जाता है हमारा CO2। तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि हमारा बेंजोइक एसिड है x ग्राम। ठीक है, x ग्राम हमारा बेंजोइक एसिड है। ठीक है, ये एक्वस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो हमें 11.2 लीटर CO2 मिलती है एट
एट STP। ठीक है, STP पर हमें CO2 का वॉल्यूम दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को चेक करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट हमारा है नहीं, तो हम यहाँ पर 1 एज्यूम कर सकते हैं कि इसके कितने मोल है, तो इसके हमारे पास 1 मोल है। ठीक है, इसके भी हमारे 1 मोल है। ठीक, और सोडियम बेंजोएट के, इसको हटा लेते हैं, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर। सोडियम बेंजोएट के हमारे पास यहाँ भी हमारा 1 है, इसके भी 1 मोल है, वाटर के भी 1 मोल है, और CO2 के भी 1 मोल है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन में बात करनी है, आपको बात करनी है बेंजोइक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, तो बस उसी की स्टोइकियोमेट्री रीड करेंगे हम, जो काम की बात है हमारे। 1 मोल बेंजोइक एसिड से हमारा 1 मोल CO2 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो आप ऐसा बोलेंगे कि 1 मोल बेंजोइक एसिड से 1 मोल CO2 बन रहा है। इसका मतलब जितने मोल बेंजोइक एसिड के हैं उतने ही मोल्स CO2 के हैं। तो अब हम क्या करेंगे, CO2 के मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें CO2 के मोल्स मिल गए तो उतने ही मोल्स हमारे किसके होंगे, उतने ही मोल्स हमारे बेंजोइक एसिड के होंगे। और जब एक बार हमारे पास बेंजोइक एसिड के मोल आ गए तो हम आराम से उसका मास निकाल पाएंगे, मतलब हम ये X की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री से हमें ये समझ में आ गया है कि मोल्स ऑफ C6H5COOH की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी मोल्स ऑफ CO2 के। ठीक है, अब मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला और क्या होता है, अभी तक हमने जो फॉर्मूले देखे हैं उनमें हमने W/m देख लिया है। एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP पर हमें वॉल्यूम रखना होता है और उस वॉल्यूम को डिवाइड करना होता है 22.4 से। ठीक है, तो हमारे मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। तो हमें अब मोल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम रखना है लीटर्स में, और लीटर्स में वॉल्यूम दे रखा है CO2 का। तो यहाँ से अगर हम मोल कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। तो रख देते हैं वॉल्यूम कितना है 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। डेसिमल से हमारा डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 112 और 224 एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 1/2। और 1/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे मोल्स कैलकुलेट होके आ जाते हैं 0.5 या 0.5। ठीक, अब हमें किसके मोल मिल गए हैं, तो हमें CO2 के भी मोल्स मिल गए, और जितने CO2 के मोल्स हैं उतने ही हमारे बेंजोइक एसिड के मोल हैं। तो हमारे पास मोल्स ऑफ C6H5COOH आ चुका है। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें। मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगा दें, गिवन मास बाय मोलर मास या सैंपल मास बाय मोलर मास। तो हमें W की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। W की वैल्यू इन्होंने X ग्राम दी है, तो उस X की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं। तो W/m यहाँ पर लगा दें। m यहाँ मोलर मास होगा, तो मोलर मास हमें पहले कैलकुलेट करना होगा क्योंकि मोल्स तो हमारे पास है। मोल्स कितना है 0.5, तो हमें चाहिए होगा मोलर मास। मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ C6H5COOH, कार्बन कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा 12 × 6, क्योंकि एक कार्बन का मास हमारा होता है 12, तो 12 × 6 कर लेते हैं। फिर ये हो जाएगा 5 × 1, ठीक है 5 × 1, और कार्बन का फिर से हमारा हो जाएगा 12। फिर 2 ऑक्सीजन है तो डायरेक्ट कर लें, 16 + 16 कितना हो गया ये 32, प्लस ये हो जाएगा 1। ठीक है, हाइड्रोजन का मास हमारा 1 होता है, एटॉमिक मास 12 × 6 = 72 + 5 + 12 + 32 + 1, ये कितना हो जाएगा आपका 33 और 12 45 + 5 50 और 72 50 और 72 हमारा हो जाता है 122। ठीक, तो यहाँ से हमारा मोलर मास आ जाता है 122 ग्राम पर मोल। ठीक, अब हम मोलर मास को यहाँ पर पुट करके W निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ से X की वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो मोल कितने रखने हैं, मोल की वैल्यू क्या रखनी है आपको 0.5 = W की जगह पर आप रख देंगे X, क्योंकि हमारा जो मास है उन्होंने X से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय
122 का इंटू 0.5 से हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 0.5 इंटू 122। अब 0.5 से जब आप 122 का इंटू करेंगे, इसका मतलब ये आप हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 122 को, तो ये इसका हाफ ले लें, इसका हाफ कितना हो जाएगा 61। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 61 ग्राम। तो यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू थी, जो x की वैल्यू इन्होंने मिस की थी, कितने ग्राम हमारा बेंजोइक एसिड था, तो 61 ग्राम हमारा बेंजोइक एसिड था। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारा है 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। एक रिएक्शन हमें दी है जो कि ब्लास्ट फर्नेस में हो रही है। इसमें हम आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो इसको हमें, अच्छा, इन्होंने रिएक्शन को डायरेक्ट बैलेंस करके ही दिया है आपको। अब क्वेश्चन में क्या है, x kg ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.32 इंटू 10 to the power 3 kg Fe3O4 and 2.8 into 10 to the power 2 CO are brought together in the furnace. The value of x is, हमें x की वैल्यू फाइंड करना थी इस क्वेश्चन में। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार अच्छे से समझते हैं। हमें एक रिएक्शन दी है जो कि ब्लास्ट फर्नेस में हो रही है। ठीक है, एक भट्टी में हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो दे दी हमें। Fe3O4 को जब हम ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जो कि एक गैस होती है, और ये हमारा सॉलिड है, और कहीं ना कहीं हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं, इसमें से ऑक्सीजन हटा रहे हैं, तो CO अब कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और यहाँ से हमें मिल जाता है आयरन, और यहाँ मिलता है CO2। CO2 तो गैस होती है और आयरन हमारा सॉलिड होता है। हम इसको बैलेंस कर लें तो बैलेंसिंग कैसे हो जाएगी इसकी, हालांकि इन्होंने रिएक्शन बैलेंस करके ही आपको दी है, पर एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंसिंग कैसे होगी। हमारे आयरन के 3 एटम है, तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका 4 और 1 5 ऑक्सीजन था। अब हम उसे 5 तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 4 होगा, और अगर हम 3 यहाँ पर ले लेते हैं तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 6 अगर हम कर लें तो ऑक्सीजन 6 करने पर हमें यहाँ पे 3 लगाना होगा। 3 लगाने पर 3 कार्बन होगा, और 3 कार्बन, अगर मान लो हम यहाँ पर 3 कार्बन लगा लें तो फिर हमारा ऑक्सीजन फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन 4 और 3 7 हो जाएगा, इसलिए 3 लगा करके आपकी बैलेंसिंग नहीं होगी। आप एक बार चेक कर लें, ऑक्सीजन तो हो गया है 6। ठीक, हमारा ऑक्सीजन हो चुका है 3 और 4 7, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 की जगह पर 4 यूज़ किया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया है, और कार्बन हो गए हैं 4। तो पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, ये लगाया 4, ये कार्बन बैलेंस हुआ। ठीक है, अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 4 ऑक्सीजन ये वाला और 4 ये, 8 हो गया, वहाँ भी 8 है। तो ये रिएक्शन इस तरह से बैलेंस हो जाती है। अब क्या है क्वेश्चन ये था कि x ग्राम आयरन प्रोड्यूस होता है, कितना, x ग्राम आयरन प्रोड्यूस होता है, सॉरी x kg आयरन प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? जब हम इस फर्नेस में 2.32 इंटू 10 to the power 3 kg Fe3O4 को, और 2.8 इंटू 10 to the power 2 kg कार्बन मोनोऑक्साइड को एक फर्नेस में रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ से हमारा x ग्राम आयरन बनता है। तो हमें x की वैल्यू, x किलोग्राम आयरन बनता है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना थी। ठीक, तो इन्होंने इसके अलावा, ये तो मास दिया हमें, Fe3O4 का मास दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास दिया है, और हमें इनके मोलर मास भी दिए हैं। ठीक है, एक बार मोलर मास नोट कर लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास मोलर मास ऑफ Fe3O4 दिया है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल, इसका मोलर मास इन्होंने दिया था क्वेश्चन में
ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। और हमें दिया है मोलर मास ऑफ CO, मोलर मास ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी इन्होंने मोलर मास दे दिया है क्वेश्चन में, 28 ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ Fe, मोलर मास ऑफ Fe का मोलर मास या एटॉमिक मास जो भी आप बोले सही है दोनों, तो 56 ग्राम पर मोल, क्योंकि इन्होंने मोलर मास लिखा है तो हमें इसको मोलर मास ही मानना होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास थी। अब हम इस क्वेश्चन में जैसा कि देख पा रहे हैं, फिर से हमारे दो रिएक्टेंट और दोनों का मास दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन में जब हमारे पास दोनों रिएक्टेंट और दोनों का मास दिया है तो कोई एक इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है, और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए पहले हमें मोल्स कैलकुलेट करना होता है और फिर रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री भी देखना होती है। पहले एक बार स्टोइकियोमेट्री को चेक करते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या है कि यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है, तो इसके 1 मोल से 1 मोल Fe3O4 कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसके 4 मोल से ये रिएक्ट कर रहा है, 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे हमें मिल रहा है 3 मोल आयरन और 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी स्टोइकियोमेट्री है। अब हम स्टोइकियोमेट्री तो हमने लिख ली, अब हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास मास है, किसका मास है, हमारे पास Fe3O4 का मास है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास है, इनके मास से हम मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ Fe3O4, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे W/m, W की वैल्यू ये वाली यूज़ करेंगे 2.32 × 10⁻3। अब यहाँ पर K किलोग्राम का K हटाने के लिए हमें 10⁻3 से इंटू करना होगा, ठीक है। तो ये मास हमारा ग्राम में हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर दें मोलर मास से, तो Fe3O4 के लिए मोलर मास क्वेश्चन में कितना दिया है 232। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डेसिमल हटेगा तो 10⁻2 हो जाएगा। 232 से 232 कैंसिल, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होंगे, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगी। अब 10⁻1 और 10⁻3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे मोल्स आते हैं 10⁻4, ठीक। तो हमने किसके मोल्स निकाले, Fe3O4 के मोल्स निकाल लिए, ठीक। अब हम मोल्स निकालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के, मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मास कितना है, तो W की वैल्यू तो होगी 2.8 × 10⁻2, और ये किलो हटाने के लिए हम 10⁻3 लेंगे, ठीक है। तो हमें मास ग्राम में रखना होता है, इसलिए हमने 10⁻3 लिया है क्योंकि किलो में दिया था मास हमें, ठीक। अब मोलर मास क्या है हमारे पास, तो मोलर मास है 28, डेसिमल हटा के हम ले लेते हैं यहाँ पर एक 10, 28 से 28 कैंसिल, 10 से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 बचा है ओनली, 10 × 10⁻3, तो ये हो जाएगा 10⁻4। तो दोनों के ही मोल्स हमारे आते हैं 10⁻4। अब क्या करना है, अब आपको मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक रेशो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, अब हमें एक रेशो निकालना होगा। कौन सा रेशो निकालना होगा, हमें निकालना होगा मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो। अगर आप ये रेशो निकाल लेंगे तो आप इससे लिमिटिंग रिएजेंट पता कर पाएंगे कि कौन सा इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट, इन दोनों में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है। तो वो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो निकालना है, ठीक है। तो मोल्स किसके, तो हमें मोल्स यूज़ करने होते हैं रिएक्टेंट के, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और उसी रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें इसको डिवाइड करना होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। तो आप इसको जब देखेंगे आपको आराम से ये चीज़ समझ में आएगी कि ये रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन में ये रेशो कैलकुलेट करके लिमिटिंग रिएजेंट तुरंत निकाल लिया था। तो अब हमें मोल्स चाहिए, तो मोल्स हम पहले ले लेते हैं Fe3O4 के, कितने मोल्स हैं इसके, तो इसके मोल्स हैं Fe3O4 के मोल्स हैं हमारे पास 10⁻4, और इसको डिवाइड कर देंगे, ये तो मोल्स लिख दिए हमने। अब हमें चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो Fe3O4 के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 से, ठीक। अब हमें
कार्बन मोनोऑक्साइड पे चलना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स कितने हैं 10 टू द पावर 4 और उसको डिवाइड करना है किससे, उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। उसका कोफिशिएंट क्या है 4 है। ठीक, अब हमें ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इसमें छोटी है। जो वैल्यू छोटी होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इनके न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, ठीक है, और इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा इन दोनों में, ठीक है, वो वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी। आपको ये बात पता होगी। अगर मेरे पास 1/2 है और 1/3 है, तो क्योंकि 3 2 से बड़ा होता है, तो हमारा ये वाला जो रेशो है, ओवरऑल रेशो, ये रेशो हमारा कम होगा एज़ कम्पेयर टू 1/2। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, वो रेशो हमारा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिनोमिनेटर किसका बड़ा है 4 आ रहा है। इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू हमारी कम होगी और ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर CO इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ से निकाल लिया। अब हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बन रहा होगा। तो अब हम स्टोइकियोमेट्री चेक करें तो 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से 3 मोल आयरन बन रहा है। क्या लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको कि 4 मोल CO से हमारा कितना 3 मोल आयरन बन रहा होगा। ठीक है, अब इसमें यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दें। हम इसको 1 बनाएंगे तो यहाँ पर से ये जो 4 है ये कहाँ चला जाएगा, आपका 4 जाएगा, इसके अपॉन में डिवाइड में चला जाएगा। 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से 3/4 मोल आयरन बनेगा। ठीक है, पर हमें क्या 1 मोल CO के लिए क्वेश्चन को करना है, नहीं, हमें कितने मोल्स हैं CO के, हमारे पास है 10 टू द पावर 4। तो 10 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है और इससे भी कर देना है। तो क्या होगा 10 टू द पावर 4 मोल ऑफ CO गिव्स 3/4 इंटू 10 टू द पावर 4 मोल ऑफ Fe। ठीक है, तो हमें आयरन के यहाँ से अब मोल मिल चुके हैं। अगर आयरन के मोल्स हमें मिल चुके हैं तो अब हम आयरन का मास निकाल पाएंगे। फिर से हम मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, एक ही तो फॉर्मूला है, N = W/m। तो उसी को अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ से थोड़ा सा हम इस रिएक्शन को हटा लेते हैं। अब क्या करें, अब हम इसमें फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं N = W/m। ठीक, और अब हम बात कर रहे हैं आयरन की। यहाँ भी आयरन, यहाँ पर भी आयरन। तो आयरन के मोल्स कितने हैं, तो मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए स्टोइकियोमेट्री का यूज़ करके। 3/4 इंटू 10 टू द पावर 4। तो यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 3/4 इंटू 10 टू द पावर 4। वेट ऑफ आयरन ये हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास आयरन का दे रखा है क्वेश्चन में 56 है, तो यहाँ पर रख देंगे 56। ठीक है, 56 का इधर इंटू हो जाएगा। तो W of Fe = 3/4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 56। अब 4 से 56 कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 14 इंटू 3 करेंगे, ये होता है आपका 42 इंटू 10 टू द पावर 4। और ये आंसर हमारा किस में आया है, ग्राम में। लेकिन हमें x की जो वैल्यू है, ये हमारा x ही है, x की जो वैल्यू है हमें वो किलोग्राम में देनी है। तो हम इसको अब डिवाइड कर देंगे 10 टू द पावर 3 से। तो ये हो जाएगा आपका WFE, और WFE को ही हम x मान रहे हैं, तो ये हमारा x की वैल्यू निकल रही है 42 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। अब ये आंसर हमारा बदल चुका है किस में, kg में। 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 कैंसिल, अब यहाँ पर 10 बचा होगा। तो 10 का इंटू 42 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 42 kg। तो हमने जो x हमारा मिसिंग था, यानी आयरन का जो मास मिसिंग था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि कितना निकला 420 kg। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। फिर भी अभी हमारे कुछ और क्वेश्चंस बचते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।